बागेश्वर धाम सरकार और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अगर हमें भारत का निर्माण करना है, भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह विश्व गुरु और समृद्ध बनाना है, तो हमें एकजुट भारत बनाना होगा। समृद्ध भारत का एकमात्र तरीका यही है कि प्रत्येक भारतीय भाषा, क्षेत्र और जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए एकजुट होकर काम करे। भारत को हमको भारत बनाना है। भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा, उस दिन भारत भव्य है। बाबा बागेश्वर यानी कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा करने वाले हैं और 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बाबा बागेश्वर की पैदल यात्रा होगी। ब्रज क्षेत्र के सभी तरह के नशे से मुक्त कराने का वो प्रण भी लेंगे। तो शुभकामना दे रहे हो। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे और ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है, लिहाजा इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के जन्मदिन को अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने पीडीए पान और आम का भंडारा लगाया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सुंदरकांड भी हो रहा है। कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, यानी पीडीए पान खाओ और सुंदरकांड सुनो। तो पीडीए पान भंडारा चल रहा है, इसके अलावा पीडीए का आम भंडारा भी चल रहा है और सुंदरकांड का पाठ करवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के जन्मदिन को अपने अंदाज में मना रहे हैं, जिसमें कहीं सुंदरकांड हो रहा है तो कहीं भंडारे का आयोजन किया गया है, तो कहीं जो अन्य कार्यकर्ता और नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पहुंचकर उनका केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये लोग आज पान की दुकान लगाकर यहाँ पर अखिलेश जी का जन्मदिन मना रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये किस लिए आज यहाँ पर दुकान आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव के जन्मदिन पर जो है पान की शान हम लोग बढ़ा रहे हैं, अखिलेश यादव जी की शान बढ़ा रहे हैं और पीडीए का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीडीए पान यहाँ पर बिकता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आम कोई बेचता हुआ, आम बांटता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन के मौके पर पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने 52 डिप्स लगाए। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें 200 डिप्स लगाने का मौका दें। जौनपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुभाषपा से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो अखिलेश यादव हैं। उन्हें रात भर राजभर ही दिखाई दे रहे हैं। से ज्यादा अगर कोई परेशान है तो अखिलेश यादव जी परेशान है। रोज रात भर पे करत मैं याद रात भर पता नहीं क्या हो गया। चूंकि सत्ता के दरवाजे पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी हम लोग खड़ा है, कैसे घुसबे? दरवाजा बंद। अब खाली मुसलमान भाई के गुलाम बना के अभी बुला के समझौला है कि देखा तू लोग अगर लात खाबे तो हम न बोलब। अभी मीटिंग कैल ना कि तू लोग लात खाइबे तो हम न बोलब। तू लोग चूम मार के खा, लात खा, घरे में बैठल ला, खाली बूथे पर जाके वोट दे तब जाके हम लोग सफल हो, नहीं तो सफल न हो। अभी मीटिंग कैलन है, हम कहला कि मीटिंग करत हुआ 7% यादव का वोट है, 20% मुसलमान का। साइकिल कितना दिन मुसलमान के पीछे करियर पे बैठे पिराए लगल है।
मुसलमान भाई जो बैठा था ना पिरा था, तो हम कहला कि दवा पर चलावे के दे दा, अखिलेश जी पिछवा बैठ जा, तब समझ में आई कि कितना गड़ा ला। ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि ओपी राजभर को बीजेपी ने गाली देने के लिए रखा हुआ है। ओपी राजभर 2022 में बीजेपी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़कर ही चुनाव जीते थे, लेकिन आज बीजेपी की गोद में जाकर ओम प्रकाश राजभर आकर बैठ गए हैं। सरकार के गठबंधन सहयोगी हैं, सरकार के हिस्सेदार हैं। वैसे चुनाव विधानसभा का हमारे साथ लड़े थे, तो जो लोग खुद ही चुनाव के पहले चुनाव के बाद अलग अलग दलों के साथ जाते रहते हैं, अब उनके इस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा छटपटाहट उसी की होती है जो लड़े किसी के साथ, चला जाए किसी और के साथ। अखिलेश यादव ने कुछ कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो कथा के लिए मोटी रकम वसूलते हैं, वो भी अंडर द टेबल। खास तौर पर अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर सनसनी फैला दी। ये रिपोर्ट देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। सुना आपने, ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का बयान है, जिन्होंने कई कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कथावाचकों पर सरेआम पैसे लेने के आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख के इस बयान ने हलचल मचा दी है। राजनीति में सियासत तो होते ही रहते हैं, साथ ही कथावाचकों में भी खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना लेते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर कथा करने के 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा दिया है और कहा कि किसी की हैसियत है तो बता दीजिए, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथा करने के लिए अपने घर पर बुला कर दिखाए। साथ ही बाबा बागेश्वर पर अंडर टेबल पैसे लेने के भी आरोप लगाए हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हलचल होना तो लाजमी है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहाना है, सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है। अखिलेश यादव का ये बयान यूपी की सियासत में नया मोड़ ला सकता है। अखिलेश की यह रणनीति उनकी पीडीए रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके जरिए वे बीजेपी के हिंदुत्व काट का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इस बयान से धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा भी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अब नया विवाद होता दिख रहा है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर संतों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 50 लाख, बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। कितना रुपया कौन लेता है, लेता भी है कि नहीं लेता है, तो हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी की जो जानकारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो
यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण का वंशज बताया और अखिलेश के बनवाए गए एक मंदिर की भी तारीफ की और कहा कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उनकी राजनीतिक मजबूरी है। वो भी कृष्ण के वंशज है और अभी उन्होंने बहुत बढ़िया मंदिर बनवाया है और वो भी पूजा करते हैं। धर्म को हर व्यक्ति मानता है, अखिलेश यादव भी धर्म को मानते हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उनकी राजनीतिक मजबूरी है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान एक और बच्ची ने सीएम योगी से स्कूल फीस माफ कराने की गुहार लगाई और उसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दरअसल क्लास 7 में पढ़ने वाली पंखुड़ी त्रिपाठी स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रही थी, जिसको लेकर वो सीएम योगी के पास पहुंची। सीएम योगी के आदेश के बाद पंखुड़ी खुश नजर आई। मेरा नाम पंखुड़ी त्रिपाठी है। मेरी पढ़ाई बंद हो गई है क्योंकि जैसे पापा का पैर टूट गया, विकलांग हो गए, तो इस वजह से मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। आज मैंने योगी आदित्यनाथ जी से मिला और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे डील किया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारी आगे की पढ़ाई मेरे ऊपर रहेगी, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊँगा, इसकी फ़ीस मैं माफ़ करवाऊँगा। तो मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ और आई एम थैंकफुल फॉर हिम। 6 साल से जो है मेरे पैर में एक्सीडेंट होने की वजह से चलने में असमर्थ हो गया। मेरे 2 बच्चे ICSE बोर्ड से पढ़ रहे थे, CBSE बोर्ड से सरस्वती शिशु मंदिर में। एक बच्चा मेरा इंटर में है जिसकी शिक्षा हम नहीं रोक सकते थे। आर्थिक तंगी की वजह से मैंने अपनी बच्ची की शिक्षा साल भर से रोक रखा है। आज मैं इसी के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बच्ची को आश्वासन विद्या देने का फ्री ऑफ कास्ट का, मैं उनका आभार करता हूं। साथ में मैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हमें कुछ मदद और कुछ गुहार करता हूं। फ्री होनी चाहिए। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। सभी सेक्टर्स में रोजगार सृजन पर फोकस किया जाएगा। 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी सृजन का लक्ष्य है। 1 लाख करोड़ का इसमें खर्च आएगा। तो रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। मोदी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। सभी सेक्टर में रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा। 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी सृजन का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के जिलों में संचारी रोग अभियान की शुरुआत हुई है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। 13 विभागों के समन्वय के साथ आज से 31 जुलाई तक अभियान चलेगा। ब्रजेश पाठक ने बताया कि साल में 3 बार यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सब मिलकर डेंगू और मलेरिया को हराएंगे। खबर अयोध्या से, जहां सरयू नदी का जलस्तर तेजी के साथ खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। सरयू के जलस्तर में प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और वो खतरे के निशान के करीब पहुंचता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर सरयू में नौका विहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सरयू स्नान करने वाले लोगों को बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने को कहा जा रहा है। निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ों पे हो रही बारिश की वजह से पानी आ रहा है, उसकी वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल अभी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है, जो कि 90.5 590 पे चल रहा है, जो कि लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अच्छा, क्या वजह मानते हैं? ये लगातार पहाड़ों पे बारिश की वजह से ही जलस्तर बढ़ रहा है। प्रेजेंट टाइम में कितना और डेंजर लेवल कितना है? अभी प्रेजेंट टाइम पे 90.590 है और डेंजर लेवल 92.7